हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय सेशन। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है इट इज़ बेसिकली अ मैराथन। हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एज़ पर अवर सिलेबस पैटर्न, एज़ पर जेके एसएसबी पैटर्न हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड ये मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो हम वो आज की क्लास में करेंगे। ऑलराइट, और इसके अलावा जो आप लोगों के टारगेट 40x40 की सीरीज़ चल रही थी वो मैं कुछ दिन में फिर से कंटिन्यू करूँगी। अभी कुछ दिन के लिए फ़िलहाल आपने मैं मैराथन्स ले रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 40x40 सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगी, वो आपकी कंटिन्यू ही रहेंगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि आपको ये लेक्चर्स के PDF जो हैं वो हमारी ऐप पर बैचेस में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कांस्टेबल बैच, इफ़ यू आर इन एमसीक्यूज़ बैच या किसी और बैच में, हाई कोर्ट के बैच में, तो वहाँ पर आपको ये PDFs मिल जाएंगे और ये लेक्चर्स भी वहाँ पर मिलेंगे और यूट्यूब पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो आने ही वाला है, तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ, आजकल के टाइम, अभी के टाइम जो आपके पास है उसके लिए। तो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर आपके टेस्ट हो रहे हैं, ऐप पर भी आपके टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। और हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनका कोर्स भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन द क्लास। हम लोग सीधा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वोकैबुलरी बेस्ड भी रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, तो आज की क्लास में हम कुछ वर्ड्स भी सीख लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव इज़ करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेनरेट। वेनरेट का आपको मतलब बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग? इंसल्ट, इग्नोर, रिस्पेक्ट और क्रिटिसाइज। तो वेनरेट का मतलब होता है विद ह्यूज रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, बहुत ज़्यादा इज्जत देना। सो व्हाट इज़ अवर करेक्ट आंसर? अवर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। वी आर गिवन द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग? हमें पहले ये पता होना चाहिए इस वर्ड का मतलब क्या होता है। लाइक लैविश, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, लैविशली कोई चीज़ मतलब करना एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश है, जेनरस है, बहुत बढ़ा चढ़ा के, है ना। तो ये होता है इसका मीनिंग, बट हमें ऑपोजिट पूछा है, तो ये लैविश की बात करें तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, एक्सपेंसिव कैन ऑल्सो बी द सिनोनिम, generous can also be the synonym of the word, but अगर हम लोग modest की बात करें, this particular word is the antonym, क्योंकि modest का मतलब क्या होता है? simple, है ना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं, कम, थोड़ा कम शब्दों में बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं है, लिमिटेड, सिंपल, है ना, वो हो गया इसका ऑपोजिट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज़ इट? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, डैश ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर एक प्रोवर्ब दिया गया है, कहावत दी गई है, हम लोग सब सुनते हैं, क्या कहावत है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नाउ ऑनेस्टी वर्ड इज़ अनकाउंटेबल, है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ ए एंड द इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। सो हम विल सिंपली से, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा और बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ द लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अब आप लोग एंड रीड करो और बताओ क्या राइट आंसर होगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी ऑलवेज वियर्स डैश रेड ड्रेस फॉर स्पेशल ओकेजन्स एज शी बिलीव्स इट ब्रिंग्स डैश गुड लक। ये भी आर्टिकल्स पर ही क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 MCQ ऑन दिस टॉपिक, ये तो होगा ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 ही होते हैं, अगर कम मार्क्स की इंग्लिश आपके सिलेबस में तो 1 तो होगा ही। राइट, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब यहाँ पे बोला शी ऑलवेज वियर डैश रेड ड्रेस, मतलब किसी पर्टिकुलर रेड ड्रेस की बात हो रही है जो वो हमेशा पहनती है, तो स्पेशल ओकेजन्स पे वो कोई पर्टिकुलर रेड ड्रेस पहनती है, तो द रेड ड्रेस। एज शी बिलीव्स इट ब्रिंग्स डैश गुड लक, वो उसके लिए एक गुड लक लाती है, तो इट ब्रिंग्स अ गुड लक। व्हाट इज़ द राइट आंसर हियर? इट शुड बी, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, गुड लक के साथ हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर करो आप लोग। इट ब्रिंग्स गुड लक, दैट्स इट। तो हमारे पास आएगा द और इसके साथ नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। 4 क्वेश्चन हो गए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश अफ्रीकन एलिफेंट इज़ लार्जर देन डैश एशियन एलिफेंट। अब यहाँ पर
अफ्रीकन एलिफेंट है और एशियन एलिफेंट है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? देखो, अब एलिफेंट होता तो हम लोग कुछ भी नहीं लगाते, है ना, कॉमन नाउन है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई किया अफ्रीकन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट, तो क्या होगा यहाँ पे? द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द एशियन एलिफेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब। Select the correct option to complete the sentence. Options that, whose, whom और who। ये किस पर क्वेश्चन है? प्रोनाउन पर, रिलेटिव प्रोनाउन। करिए रीड और बताइए क्या राइट आंसर होगा। The book dash I borrowed from you is amazing. The books that I borrowed, whose I borrowed, whom I borrowed और who I borrowed। From the given options कौन सा हमें सही लगता है? It's that, है ना, क्योंकि who, whose और whom ये लिविंग नाउन्स के लिए लगता है। पढ़ा था हमने ये चीज़, है ना। हु और हुम लिविंग नाउन्स के लिए लगता है, हुज हमें पोजेशन बताता है और पोजेशन लिविंग्स पर होता है, राइट। तो दैट हमारे पास अप्रोप्रिएट है। चलो क्वेश्चन 7 देखेंगे अब हम यहाँ से। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। अगेन रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, देखिए। द आर्टिस्ट डैश्ड पेंटिंग्स आर एग्जिबिटेड हियर इज़ वेरी टैलेंटेड। क्या होगा? विच, हुज, दैट और हुम? Give your answers. Yes, the artist जिसकी पेंटिंग्स यहाँ पर एग्जिबिटेड हैं वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो whose पेंटिंग्स, पोजेशन बता रहा है आर्टिस्ट का पेंटिंग्स पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वेरी नाइस एवरीवन, सही है सबका। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब क्वेश्चंस आपके प्रेपोजिशंस पर हैं। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 3 फिलर्स हैं यहाँ पर, ट्रिपल फिलर्स हम लोगों को दिए हैं और प्रेपोजिशन फिल इन करनी है। देखो क्या आएगा। ही वॉज बॉर्न डैश अ स्मॉल विलेज, ग्रू अप डैश द कंट्री साइड एंड मूव्ड डैश द सिटी फॉर वर्क। और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। टेल मी विच वन इज़ द राइट आंसर। पहले क्या आएगा? ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। हमें पता है फर्स्ट ब्लैंक में इन आएगा, तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड डी। अब बाकी के देख लो। ग्रू अप ऑन द कंट्री साइड और एट द कंट्री साइड, वी शुड से ग्रू अप on the countryside and moved to the city for work. It should be option number B. B हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। इधर भी ट्रिपल ब्लैंक है, हमारे पास 3 ब्लैंक्स हैं। शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, स्किल्ड डैश प्लेइंग द वायलिन एंड पैशनेट डैश टीचिंग इट। जी, अब यहाँ पर क्या है? देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके साथ हम सिमिलर इस कोई पर्टिकुलर तरह की प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, है ना। तो इंटरेस्टेड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इंटरेस्टेड इन, ये तो हमें पता है। और इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ, इंटरेस्टेड के साथ ब्लैंक था, एक बार पेपर में आ चुका है ना, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो अकॉर्डिंगली वी हैव ऑप्शन नंबर ए एंड सी। बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। स्किल्ड इन होगा या स्किल्ड एट प्लेइंग होगा? इट शुड बी स्किल्ड एट प्लेइंग the violin and passionate about teaching it. We should say passionate about, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन अगेन। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड डैश फ्रीजिंग लास्ट नाइट। ड्रॉप्ड अबव, ओवर, बिलो या अंडर? बताओ क्या होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रिक क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर, बताइए। टेम्परेचर ड्रॉप्ड डैश फ्रीजिंग। अब यहाँ पर देखो, फ्रीजिंग जो है इट इज़ अ लेवल गिवन हियर, कि फ्रीजिंग का जो लेवल था उससे, अब उससे ऊपर हुआ या नीचे हुआ? यहाँ ड्रॉप्ड बोला है, ड्रॉप्ड मतलब नीचे गिरा। नीचे गिरा तो व्हाट विल वी से? वी शुड से ड्रॉप्ड बिलो फ्रीजिंग, क्योंकि लेवल की जब हम लोग बात करते हैं लेवल से अबव या लेवल से बिलो, हम लोग कौन से प्रेपोजिशंस लगाते हैं? अबव एंड बिलो लगाते हैं। ये तो हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंगली हमारा सही आंसर होगा। ऑल राइट, होप इतना समझ में आया होगा। इफ़ येस तो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जल्दी से। यहाँ पर हमें ईडियम दिया है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट? व्हाट डज इट मीन? टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू, टू व्यू समथिंग स्केप्टिकली, टू मेक अ हास्टी डिसीजन और टू एक्सप्रेस जॉय। व्हाट इज़ द राइट आंसर? टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट या फिर टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी होता है। ग्रेन की जगह कई बार पिंच भी दिया होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यू डिसबिलीव समथिंग, मतलब आप किसी की बात सुन तो रहे हो लेकिन आप उसको पूरी तरह से बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। देन यू आर टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो इसका क्या आंसर आएगा? टू व्यू समथिंग स्केप्टिकली। स्केप्टिकली का मतलब क्या होता है? डाउटफुली,
यू आर नॉट बिलीविंग इट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन. ही स्कोर्ड डैश एवरेज ऑन द एग्जाम बट ही एक्सपेक्टेड टू डू बेटर. अब एवरेज है, अगेन एवरेज यहाँ पर लेवल गिवन है, तो लेवल से ऊपर है या लेवल से नीचे है ये हमें कैसे समझ में आएगा कि हम यहाँ अबव लगाएं या बिलो लगाएं. ही एक्सपेक्टेड टू डू बेटर मतलब उसने एवरेज से ऊपर ही स्कोर किया, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, बट उससे एक्सपेक्टेशन और अच्छा करने की थी, है ना. सो ही स्कोर्ड अबव द एवरेज ऑन द एग्जाम. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट. कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है ना. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. अब यहाँ पर हमारे टेंस बेस्ड सेंटेंसेस आ रहे हैं कुछ, तो लेट्स सी. आई डैश ब्रेकफास्ट येट बिकॉज आई डैश अप लेट. अब यहाँ पे आप लोगों को ये ब्रैकेट में दिए भी हैं कि कौन से वर्ब्स लगेंगे, बट वो फॉर्म्स आर नॉट गिवन, वो आपको फ्रॉम द ऑप्शंस में गिवन है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, येट. और हमने पढ़ा है जब हमें येट, ऑलरेडी, है ना, लेटली ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं, ये कौन से टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंसेज होते हैं, राइट. तो आई हैवेंट ईटन द ब्रेकफास्ट येट बिकॉज आई वोक अप लेट. ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. और ऑप्शन नंबर सी भी सिमिलर ही है, यहाँ देख लेना. ऑप्शन नंबर सी भी सिमिलर ही है, गलती से लिख दिया गया है यहाँ पे ए और सी, जो भी आप लोग बोलेंगे आपका आंसर, है ना. चलो आगे बढ़े, करें नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम लोग सीधा. व्हाट इज़ इट, ये भी हमारा करेक्ट वर्ब फॉर्म टेंस हमें करना है. द डैश सॉकर व्हेन इट सडनली स्टार्ट टू रेन, और व्हेन इट सडनली डैश टू रेन, व्हाट शुड द राइट आंसर. देखो ऑप्शंस में वर्ब प्लेइंग, स्टार्टेड, प्लेड, स्टार्ट्स. अब देखो यहाँ प्लेड दिया है, यहाँ स्टार्ट्स दिया है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो गया. ये प्रेजेंट में हो गया आर प्लेइंग, स्टार्टेड हमें पास्ट में दे दिया, सी भी गलत हो गया, है ना. हैड प्लेड, वॉज स्टार्टिंग टू रेन, ये सही रहता ही नहीं है, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस एक साथ दे दिया. हमारे पास क्या आएगा, दे वर प्लेइंग सॉकर व्हेन इट सडनली स्टार्टेड टू रेन. ऑप्शन नंबर ए इज़ द एक्यूरेट वन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. करेक्ट वर्ब फिल इन करना है. आई हैव नेवर डैश सच अ ब्यूटिफुल सनसेट बिफोर. वी ऑल नो जब हैव दिया है, हैज़ है या पास्ट में हैड है, इन वर्ब्स के बाद हम हमेशा वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट. पता है हमें ये चीज़, है ना. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट बिफोर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इडियम है. कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, व्हाट डज इट मीन. To be very cheap, to be very expensive, to take a long time, to require a lot of effort. What is the right answer here? Cost an arm and leg. आपको कुछ खरीदने के लिए अपनी एक आर्म और अपनी एक टांग बेचनी पड़े या देनी पड़े, that means that thing must be very very expensive, right? It means जब आपको कोई चीज़ कॉस्ट कर रही है आर्म एंड लेग, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. ऑल राइट एवरीबडी, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास वर्ड्स हैं, अब इन वर्ड्स का मीनिंग फटाफट मुझे आप लोग बताते जाइए. करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलोक्वेंट. एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, एलोक्वेंट का मतलब होता है वेल स्पोकन. ठीक है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बात करने की, स्पीकिंग की आर्ट बहुत अच्छी है, इजीली इन्फ्लुएंस कर लेते हो अपनी बातों से, अपने भाषण से, उस क्वालिटी को हम लोग एलोक्वेंट बोलते हैं. सो व्हाट इज़ इट, साइलेंट, टॉकेटिव, आर्टिकुलेट और टिमिड. Articulate is a better word here. ठीक है, well spoken, art of speaking is articulate. Okay, so option number C is the right answer. Moving forward, we have a word futile. Futile का हमें meaning बताना है. What is the meaning of the word futile? Worthwhile, useless, hopeless और practical. Futile का मतलब होता है अनवर्दी, यूजलेस, किसी काम का नहीं. ठीक है, बेकार गया. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हियर. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट हमें क्लॉज दिया है और हमें एक सेंटेंस दिया बेसिकली, और हमें बोला है आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज. व्हाट इज़ द सेंटेंस हियर, इवन दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक. यहाँ पर मेन क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ बेसिकली द इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना. तो कौन सा है यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंड नहीं करता. इवन दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी.
तो क्या मतलब ये वाला सेंटेंस जो है ये तो डिपेंड करता है अपना मीनिंग करने के लिए किसके ऊपर, इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर, एंड दिस इज़ बेसिकली द मेन क्लॉज, द प्रिंसिपल क्लॉज, और वी कैन से इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है 19 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और आप लोगों ने 19 क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट भी किए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है यहाँ पर, ओके हमने हर चीज़ पढ़ के रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज। अ सेंटेंस इज गिवन हियर, द सेंटेंस इज द मैन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट इज़ माई अंकल। इसमें से एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है? जो नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता है, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो क्या होगा, द मैन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट इज़ माई अंकल वेयरिंग अ ब्लू हैट। तो एडजेक्टिव क्लॉज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो गया द मैन, हो गया नाउन, और कौन सा नाउन, कौन सा नाउन जिसने ब्लू हैट पहनी है, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज हेयर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हेयर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, होमोफोन्स हमें दिए हैं। द टीचर आस्क्ड अस टू डैश, जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट होमोफोन। द टीचर आस्क्ड अस टू डैश अवर एसेज बाय फ्राइडे। द ऑप्शंस दैट वी हैव इज साइट, साइट, साइट एंड साइटेड। ये जो तीन वर्ड्स हैं ये होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं हम सबको पता है, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग बट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, बोलने में जब आवाज़ आती है वो सिमिलर आती है। तो साइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोट करना, ठीक है, लिखना, नरेट करना, ये बोल सकते हैं हम लोग, रेफ़र करना, मेंशन करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ये साइट का मतलब क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसे हम बोलते हैं आज मैं साइट पे जा रहा हूँ जहाँ काम चल रहा है, तो उसको हम लोग साइट बोलते हैं। इस साइट का मतलब क्या होता है, नज़रिया, द विजन, यही होता है, व्यू, विजन, ये होता है। तो हमारे पास एसेस की बात हो रही है तो उसके लिए कौन सा, ये साइट का ही हम लोगों ने साइटेड दे दिया है, ठीक है, वर्ब फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे सब लोग, अगेन ऑन होमोफोन्स। द डैश ऑफ द स्टॉर्म काज द रिवर टू फ्लड। वी हैव ऑप्शंस अफेक्ट, इफेक्ट, एफिकेसी, एफ्लिक्ट। यहाँ पर हमारे पास दो होमोफोन्स हैं स्टूडेंट्स, अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। और ऐसा नहीं है आपको पहले नहीं बताया गया कि अफेक्ट और इफ़ेक्ट में क्या फ़र्क है, आप लोगों को पता है, अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स चूज़ कीजिए। अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट, जी देखो ध्यान से सुनना बात, अफेक्ट जो होता है ये एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है, और इफेक्ट जो है वो एक नाउन है। दोनों का मतलब सेम है, बस इफेक्ट इज़ नेम एंड अफेक्ट इज़ एक्शन, ओके। मतलब क्या होता है, असर, असर एज अ नाउन जब हम बोल रहे हैं असर है, मतलब नाम के तौर पर बोल रहे हैं तो इफ़ेक्ट होगा। जब असर किया या असर करना एक्शन डिफाइन करता है तो वो अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, द अफेक्ट और इफेक्ट, इट शुड बी द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, यहाँ पर इफ़ेक्ट आएगा। हाँ अगर ऐसा कुछ होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया होता द स्टॉर्म डैश द रिवर, तो तब हम क्या करते, द स्टॉर्म अफेक्टेड द रिवर, स्टॉर्म से ने रिवर को कुछ ना कुछ अफेक्ट किया, ठीक है, उस वक्त हम ऐसा बोल सकते थे, बट एज अ नाउन हमें यहाँ पर चूज़ करना है। होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगेन होमोफोन्स पर क्वेश्चन है बट pattern is different. So what is it? Which pair of words are homophones? Serial, serial, capital, capital, here और here. देखो ये सारे ही क्या है, होमोफोन्स हैं, हमें पढ़ के ही पता चल जाता है ना, और पढ़ के हमें तब पता चलता है क्योंकि हमें इनके मीनिंग्स भी तो पता होंगे। वी यूज़ दीज वर्ड्स। ये सीरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आप सीरीज़ में बोलते हो, लाइक टीवी सीरियल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये फूड से रिलेटेड होता है। कैपिटल इज़ रिलेटेड टू मनी, और स्टेट या जो राजधानी आप बोलते हो, वेयर द गवर्नमेंट इज़, उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल, कैपिटल किसको बोलते हैं, कैपिटल इज़ बेसिकली अ बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे मीटिंग्स एंड ऑल होती हैं, वेयर गवर्नमेंट मीटिंग्स आर हेल्ड, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। हेयर आपके बाल होते हैं, हेयर दिस रेफर्स टू एन एनिमल, ठीक है, एनिमल मतलब एक
रैबिट लाइक एनिमल विद बिग ईयर्स, है ना, उसे हम हेयर बोलते हैं. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट एवरीबडी, होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एनालॉजी पे हैं. ठीक है, चलो देखो. क्रेडिबल इज रिलेटेड टू बिलीवेबल, देन इनक्रेडिबल इज रिलेटेड टू व्हाट. क्रेडिबल इज रिलेटेड टू बिलीवेबल. कैसे रिलेट करता है ये इसे बताओ. क्रेडिबल बिलीवेबल से रिलेटेड है. कैसे? ये वर्ड मीनिंग है. क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, कुछ ऐसा जिसको आप बिलीव कर सको. मतलब इनक्रेडिबल के लिए भी हमें कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो उसका मीनिंग बताए. अगर क्रेडिबल इज़ बिलीवेबल देन इट्स वेरी वेरी इजी. इनक्रेडिबल इज़ अनबिलीवेबल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक और वर्ड दिया है प्लॉजिबल. रैशनल और लॉजिकल का मतलब मुझे पता, आपको पता होगा. लॉजिकल मीन्स द रैशनल. ओके, प्लॉजिबल एक और वर्ड दिया, मुझे इसका मीनिंग ज़रा कमेंट में आप लोग बताओगे आफ्टर द क्लास कि क्या है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, प्रिकेरियस, अनसेफ. सिक्योर का मतलब क्या होगा, मतलब सिक्योर के लिए क्या आंसर होगा. प्रिकेरियस वर्ड मैंने आपको आई गेस लास्ट 40/40 के सेशन में भी करवाया था. प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, समथिंग डेंजरस, है ना, हार्मफुल. अनसेफ मतलब ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मीनिंग. राइट, तो सिक्योर का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेफ, डेंजरस, रिस्की और अनसर्टेन. इट शुड बी सेफ. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 25 क्वेश्चंस आर डन, 15 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. फटाफट देखेंगे क्वेश्चंस हम लोग. सिनोनिम ऑफ द वर्ड सबसाइड, इंटेंसिफाई, डिक्रीज, इमर्ज या राइज. सबसाइड का मतलब क्या होता है बताइए फ्रॉम द ऑप्शंस. सबसाइड का मतलब होता है कम करना. ठीक है, लेसन, कम करना. तो यहाँ पर फ्रॉम द ऑप्शंस विच वन विल द राइट. इंटेंसिफाई का मतलब होता है असर ज़्यादा करना. इमर्ज का मतलब होता है इन्वॉल्व होना. राइज का मतलब होता है राइज अप. ठीक है, बढ़ना. तो कम करने के लिए हमारे पास क्या आंसर हो गया, डिक्रीज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का वर्ड मीनिंग्स में से ही है. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट, फ्लेक्सिबल, स्टबर्न, वीक या ऑब्वियस. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी. मैं यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ आप लोगों के लिए. और ज़िद्दी का मतलब क्या होता है, स्टबर्न. तो सिनोनिम इज़ स्टबर्न. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रेपोजिशंस पर क्वेश्चन है. शी इज़ फॉन्ड डैश रीडिंग नॉवेल्स. फॉन्ट फॉर, फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट इन और फॉन्ट टू. ये याद रखना है, वर्ड फॉन्ट के बाद हम हमेशा ऑफ लगाते हैं. सिमिलरली काइंड के बाद ऑफ लगाते हैं. वर्दी के बाद ऑफ लगाते हैं. प्राउड के बाद ऑफ लगाते हैं ना. देयर आर मेनी वर्ड्स. बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, मेनी वर्ड्स आर देयर जिनके बाद ऑफ इज़ फिक्स्ड. ठीक है, तो सिमिलरली फॉन्ट के बाद ऑफ लगता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर. ऐसे वर्ड्स मैंने आपको करवाए भी हैं क्लासेस में. चलो आगे बढ़ते हैं. ईडियम है क्वेश्चन नंबर 30. पुल समवन्स लेग. क्या मतलब है इसका. ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं, उसकी टांग मत खींचो. वो उसकी टांग खींच रहा है, मतलब वो उसका मजाक बना रहा है ना. टू कॉज फिजिकल हार्म, जोक विद समवन, टू हेल्प समवन और टू फॉलो समवन. ऑब्वियसली इट शुड बी टू टॉक विद समवन. चलिए फिर बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीपोजिशंस पर है और क्या है. वी विल मीट डैश मंडे मॉर्निंग. क्या आना चाहिए यहाँ पर, ऑन, इन, एट और ऑफ. वी ऑल नो जब हमें डे या डेट दी हो उसके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस. अंडरलाइन पार्ट इज देयर. आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्लॉज है. हम लोगों ने सारे क्लॉज पढ़े हैं. नाउन, रिलेटिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट की तो ये सब टाइप्स हो जाती है ना, एडवर्ब, कंडीशनल, नाउन, रिलेटिव, एडजेक्टिव. ये सब हमने पढ़ा है ना. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जेके एग्ज़ाम क्रैकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ या वीडियो सेक्शन में जाओ और या फिर सर्च कर लो क्लॉजेस फॉर जेके एसएसबी एग्ज़ाम फॉर बाय तान्या मैम. यू विल गेट माई वीडियोज़ देयर. वहाँ पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस करवाए हैं और समझाया भी है ना. तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं. और अगर आप मेरी बैच में हो, हमारे कोर्सेज़ में हो, तो वहाँ पर तो इसकी क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो. ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट है तो. चलो क्या बोला है. बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स. अंडरलाइन पार्ट इज़ बिकॉज इट वॉज रेनिंग. वी स्टेड इनडोर्स इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसको हम अकेले भी लिखें तो ये अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर देता है. ठीक है, ये स्टैंड अलोन करता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो क्या, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये इनकम्प्लीट लगता है, मतलब ये अपना मीनिंग नहीं रख सकता. ये डिपेंडेंट है. और ये क्या, किस तरह का डिपेंडेंट है, ये रीज़न बता रहा है, कारण. क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम अंदर रहे, है ना. सो इट शुड बी नाउन, रिलेटिव,
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट में कौन सी टाइप आ जाती है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। चूज़ द सिनोनिम फॉर द वर्ड इमैक्यूलेट, व्हाट डज इट मीन, डर्टी, क्लीन, स्टेन्ड और हार्मफुल। इमैक्यूलेट का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, ठीक है, क्लीन एंड टाइडी, ऑलराइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बाकी स्टेन्ड, डर्टी, ये इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे, ये भी इसका एंटोनिम हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें वर्ड से पूछे हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम। हमें पूछा है एंटोनिम फॉर द वर्ड ट्रैंक्विल, पीसफुल, काम, एजिटेटेड और क्वाइट। ट्रैंक्विल का ऑपोजिट क्या होगा, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, पीसफुल, क्वाइट, ये इसका मीनिंग होता है। तो ऑपोजिट क्या होगा, भड़कीला, भड़का हुआ, एग्रेसिव, गुस्से में, सो इट शुड बी एजिटेटेड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड विजिलेंट। आई गेस ये प्रीवियस क्लासेस जो हमारी हुई हैं, अभी 5 सेट्स हम लोगों ने किए हैं, है ना, 40/40 टारगेट के हम लोगों ने अभी तक 5 सेट्स किए हैं। अब मुझे बताओ 40/40 के अगर आप लोगों ने 5 सेट्स कर लिए तो आप लोगों के 200 MCQs जो हैं वो अभी तक हम इस सीरीज़ से ही ख़त्म कर चुके हैं फ्रॉम इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेक्शन। 200 MCQs कम नहीं होते हैं, ओके। अलॉन्ग विद दैट आपको एप्लीकेशन पर मॉक्स भी अवेलेबल हैं। मॉक्स में आप लोगों के सेक्शनल, टॉपिक और फुल भी अब मिल रहे हैं आप लोगों को, ये भी अवेलेबल है। 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। ऐप पर अगर आप बैचेस में हो तो वहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस भी आप लोगों की होंगी, ठीक है। कुछ हो भी चुकी हैं, जैसे इंग्लिश में मैंने टेंस ले लिया है, मैथ्स में भी शुभम सर ने ले ली हैं आप लोगों की क्लासेस, राइट। तो वहाँ पर भी MCQs आप लोगों को करवाए जाइए। व्हाट एल्स यू नीड, आप लोगों को याद होगा शुभम सर का, अगर आप लोगों ने वो रील देखा है MRF रूल वाला, देखा है वो रील, नहीं देखा तो अभी हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स में जाओ, यू विल फाइंड दिस रूल। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आपको बोला कि इतने कम टाइम में आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैसेज क्या आता है कि इस सब्जेक्ट को आप कैसे रिवाइज़ करें, इस सब्जेक्ट की हम लोग कहाँ से रिविजन शुरू करें, तो फॉलो दिस रूल। वेरी 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 एक स्मार्ट रूल है ये और बहुत ही ज़्यादा असरदार है ये रूल, तो ज़रूर फॉलो करना ये। चलो आगे आ जाते हैं। हमें क्या पूछा, विजिलेंट का मतलब पूछा है, व्हाट डज़ इट मीन, केयरलेस, वॉचफुल, लेज़ी और इनडिफरेंट। विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, which means watchful. Option number B is the right answer. All right, let's move forward. Tense based question है और क्या बोला है हमें बोला है which sentence is in past continuous tense. पढ़ो और बताओ चारों में से past continuous कौन सा। I am giving you a few seconds. बताइए। She is studying for the exam. She was studying when I called. She studies every night. She will be studying. Past continuous की पहचान क्या होती है, was और were हम as helping verb यूज़ करते हैं और उसके साथ verb की continuous form लगती है, तो it should be option number B. करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। दे डैश टू द म्यूजियम एवरी वीकेंड, कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी यहाँ पे बताओ, गोज, वेंट, गो और गोइंग। नाउ इट्स गिवन हियर एवरी वीकेंड, मतलब इट्स अ रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। हम इसके साथ ऑप्शन नंबर C यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चंस अब हमारे बच्चे हैं, हम फटाफट अटेम्प्ट करेंगे। ये तीनों ही आप लोगों के वोकैबुलरी बेस्ड है। देखो आज हमने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, मीनिंग्स, ऑपोजिट्स कितने सारे कर लिए, है ना। और ये भूलने नहीं चाहिए, इसलिए नहीं थे कि आज के सेशन में किए और कल हम भूल जाएं, नो, ध्यान में रखने हैं। ध्यान में रखने का तरीका, रिलेट करो उनको, सेंटेंसेस फॉर्म करो, ठीक है। चलो सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैराडॉक्स, एनिग्मा, हार्मनी, सॉल्यूशन और पैटर्न। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आप आंसर दो, देन आई टेल यू द आंसर। बताइए क्या मतलब होता है पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स का मतलब होता है समथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मिस्ट्री, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कन्फ्यूजन, पजलिंग का मतलब क्या हो गया, एनिग्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का ऑपोजिट हम लोगों को बताना है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड। बताइए इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो वो पता होना चाहिए हमें, है ना, उसके बाद ही तो हम ऑपोजिट बता जाएंगे। तो इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दे दिया, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया है, कॉम्प्लेक्स है, उसे हम लोग इंट्रिकेट के मीनिंग में लाते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ से, ऑपोजिट, सॉरी, मीनिंग तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑपोजिट क्या हो गया, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन, करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड 45। 45 वर्ड का ऑपोजिट बताना है। बिफोर दैट, ऑपोजिट बताने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें पता हो कि मीनिंग क्या है। कई बार तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लेते हैं, बट अपनी नॉलेज तो होनी चाहिए। स्ट्रेंथन, वीकन, सपोर्ट और प्रोटेक्ट। हाँ जी, तो 45 का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब स्ट्रेंथन करना, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कमज़ोर करना, दैट इज़ वीकन। ठीक है एवरीवन, सो दीज आर द, आई रियली होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे होंगे। आज मैंने आप लोगों की इंग्लिश की मैराथन ली है, नेक्स्ट मैं आप लोगों की सिमिलरली एक कंप्यूटर मैराथन भी लूँगी। आप लोगों को वो हमारे चैनल पर दिख भी जाएगी, ठीक है। लाइक कर दो उसे एंड वेटिंग पे क्लिक कर दो, ताकि जब वो लाइव हो आप लोगों को सबको नोटिफिकेशन आ जाए। ऑलराइट एवरीबडी, इसके अलावा इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दीज MCQs, वट एवर MCQs आर गोइंग ऑन अवर बैचेस, तो वो आप लोगों को ऑनलाइन बैचेस में मिलेंगी इफ़ यू आर देयर इन द बैच। अदरवाइज आप यूट्यूब से क्लासेस अटेंड कर ही रहे हैं, ठीक है। कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके मॉक टेस्ट एंड कोर्स अवेलेबल हैं आपके ऊपर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम, तो इसका भी कोर्स एंड मॉक्स अवेलेबल है। रेस्ट अदर एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल SI एग्ज़ाम, फॉर एग्जाम्पल नैब तहसीलदार एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, जिनके अभी तक नोटिफिकेशंस आउट नहीं है बट हमें पता है ये पोस्ट आने वाली हैं, इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। टू एक्सेस एनी डेटा यू कैन join JK Exam Cracker application. Alright everybody, that's it for today. I shall see you in my next lecture tomorrow. Take care. Bye bye.